नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिशन 2047, मिशन 2047। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक यशस्वी सपना कि हमें अपने भारत देश को 2047 तक एक कामयाब विकसित देश के रूप में देखना है। हमें अपने देश को, हमें अपने इंडिया को 2047 तक डेवलप करना है। वैसे तो हमारी कंट्री रोड के नेटवर्क में दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। 50% यूथ पॉपुलेशन है, 72% का एनुअल ग्रोथ रेट है, 72%। पीपीपी के मामले में हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं और जीडीपी के मामले में हम जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रोड नेटवर्क, पीपी के मामले में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था और जीडीपी के मामले में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, जापान को क्रॉस करके चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे वाला भारत, 72% का एनुअल ग्रोथ रेट और 50% की यूथ पॉपुलेशन, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, लेकिन फिर भी भारत डेवलप कंट्री क्यों नहीं? तो उसका रीजन है इंडिया पर कैपिटा इनकम, भारत की प्रति व्यक्ति आय। हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए हमारी देश की जो जीडीपी है वो काफी स्पीड में राइज कर रही है। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारी जीडीपी है वो बहुत कम है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अप्रॉक्स $2400 के नियर अबाउट है, वहीं अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $82,000 के आसपास है। आप सोच रहे ना कितना बड़ा गैप हो गया, कहाँ $2400, $1 कीमत होती है नियर अबाउट 85 रुपए के नियर अबाउट का एक्सचेंज इस समय रेट चल रहा है। अब सोचिए भैया, कहा $2400, मात्र $2400, कहा $82,000। इतना बड़ा गैप अमेरिका की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम में। चाइना की जीडीपी अप्रॉक्स 20 ट्रिलियन की है और अमेरिका की जीडीपी अप्रॉक्स 30 ट्रिलियन की है। अमेरिका की और इंडिया की जीडीपी अभी जस्ट 4 ट्रिलियन क्रॉस की है। इसलिए हम लोग अभी तक एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाए। बट यहां पर भी एक पॉइंट उठता है, क्या इनकम रिच कंट्री ही डेवलप कंट्री होती है? बिल्कुल नहीं। हम अपनी कंट्री को एक इनकम रिच कंट्री बना के सिर्फ डेवलप कंट्री नहीं बना पाएंगे। एक डेवलप कंट्री को डेवलप कंट्री बनने के लिए हर एक एजेंडा, हर एक पॉइंट पे स्टैंड करना पड़ता है। हम कैसे हर एक पॉइंट पे स्टैंड करें? कौन कौन से पॉइंट है? जैसे कि हेल्थ, हमारा सेक्टर हेल्थ होना चाहिए। हमारे पास पैसा भरा हुआ है लेकिन हेल्थ ही नहीं सही है, क्या ही मतलब है ऐसे पैसे का? इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं पॉल्यूशन तो नहीं है? हमारे जो लोग रह रहे हैं कितने हैप्पी हैं, उनकी हैप्पीनेस भी एक डेवलप कंट्री की पहचान होती है कि लोग कितने खुश हैं। लिटरेसी रेट, उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना लिटरेसी रेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग चीजों को समझ सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी रेट, आज का ये भी बहुत जमाना आ गया, सिर्फ लिटरेट होना ही जरूरी नहीं है, आजकल डिजिटल लिटरेसी भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी तो आप टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा है हमारी कंट्री में? ट्रांसपोर्टेशन कैसा है हमारी कंट्री में? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारी कंट्री में? तो अगर इन सभी पॉइंट पे हम स्टैंड करते हैं तभी हम एक डेवलप कंट्री बना पाते में आते हैं। हमारी कंट्री का सैनिटेशन भी अच्छा होना चाहिए। इंडिया का सैनिटेशन, वैसे तो इंडिया चौथी वाली इकोनॉमी है, बट आज भी इंडिया की गलियों में आप चले जाओगे तो कदम नहीं रखोगे, इतना गंदा सैनिटेशन है। सीवेजेस लीक कर रहे होते हैं, पाइपलाइन पूरी लीक करती है, गवर्नमेंट जो है लीक हुए टैंक्स के ऊपर रोड बना के चली जाती है, दूसरे दिन पानी लीक होता है, रोडें सारे खराब हो जाती हैं, फिर से गवर्नमेंट जो है उसको साफ करती है, फिर रोड बनाती है, रोड बन जाती है, फिर आके दूसरी पाइपलाइन खोदने के चक्कर में फिर रोड को खोदती है, पाइपलाइन डालती है, फिर रोड बनाती है। ये हमारे देश के लोग जो है बुद्धिमान है कि नहीं, पहले ही पूरी पाइपलाइन डाल के सभी रोड बनाए, मगर नहीं। इसलिए हमारी जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री नहीं बन पा रही है। वैसे भी इस समय जो है वर्ल्ड जो इकोनॉमी है काफी उथल पुथल होकर के रखी हुई है। एक तो जब से डोनाल्ड ट्रंप बाबा जो है सरकार में आए हैं तब से जो है उन्होंने पूरी इकोनॉमी को चौपट करके रखा हुआ है। चाहे हमारे अभी चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है, इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगा के रखा था, 90 दिन का फिलहाल पॉज दे दिया है। तो इन सभी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वर्ल्ड की उथल पुथल होकर कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। अभी हमारी इंडिया जो है अमेरिका से, यूएसए से जो बीटी यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है चीजों को कुछ हद तक सुधारा जा सके, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कोई फर्क ना पड़े।
इंडिया जो है, आपको बता दें, इंडिया जो है डेफिसिट बजट पे काम करता है। डेफिसिट बजट मतलब कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, हमारे खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। इसका रीजन है क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डेफिसिट में चलते हैं। हमारे जो सर्विस सेक्टर के जो एक्सपोर्ट है वो तो हमेशा एक हाई लेवल पे रहते हैं, बट जो हमारे गुड्स है, गुड्स के जो एक्सपोर्ट है वो डेफिसिट में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट का डेफिसिट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हमें जो है ज्यादा इनकम बाहर से नहीं मिल पाती। वो अलग की बात है, जो भारत है रेमिटेंसेस के मामले में 125 मिलियन डॉलर ला रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस वाला देश बन चुका है। तो अपनी कंट्री को हमें इन सभी बैरियर से बचा करके कैसे हम डेवलप कंट्री बना सकते हैं, हमें ऐसे कौन से पॉइंट का ध्यान रखना होगा ताकि जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8 से उठ करके 8.2% के नियर अबाउट है। जैसे कि हमारे कुछ महान साइंटिस्ट या वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम्स ने जो है बोला है कि इंडिया को अगर 2047 तक ग्रोथ करना है तो हमें जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% के नियर अबाउट होना चाहिए, तभी हम लोग एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। तो ऐसा हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम डेवलप कंट्री बन सके। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी एकदम थेरेपी करेंगे कि हम कैसे 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकूं और नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मेनली हम लोग जो है 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, प्रेजेंट स्टेटस, चैलेंजेस और तीसरा सॉल्यूशंस। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, चैलेंजेस क्या है और क्या सॉल्यूशंस हैं जिनकी मदद से हम लोग 2047 तक अपने गोल्स को अचीव करके एक विकसित देश के रूप में उभरेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें सबसे पहले मैं 3 बेसिक नेसेसिटीज की बात करूंगा, रोटी, कपड़ा और मकान, क्लॉथ, फूड एंड हाउसिंग। देखिए, फूड की अगर बात करूं तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 194.6 मिलियन पीपल हैं जो हमारे देश के फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इस इंडेक्स ने जो है 125 कंट्रीज का सर्वे लिया। इस 125 कंट्रीज में हमारे देश की रैंक 111 है। सोचिए कितनी दयनीय हालत है। जो देश जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, पीपीकी के मामले में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, मिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो, मिनरल्स में भरपूर हो, उस कंट्री का फूड क्राइसिस में 111 नंबर। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमसे बेहतर कर रहे हैं, छोटे छोटे। बांग्लादेश 61 रैंक है, श्रीलंका 60 रैंक है, नेपाल 69 रैंक है और हमारी 111 रैंक। हिंद राइस फाउंडेशन की अगर हम माने तो हमारे देश में 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पर डे भूखे सोते हैं और 7,000 व्यक्ति जो है पर डे भूख के मारे मर जाता है। वहीं अगर क्लॉथ की बात करें, यानी कि अगर उसके डेली लाइफ स्टाइल की बात करें, तो नीति आयोग जो है हमारा इंडेक्स निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके हिसाब से जो हमारे देश में 75 मिलियन पॉपुलेशन है, 75 मिलियन लोग हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। हमारे पास कोई पर्टिकुलर इंडेक्स तो नहीं है जिससे कि हम बता सके कि लोगों का कपड़ा कैसा, पहना वहना कैसा है, बट हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि बताता है कि 75 मिलियन के लोग जो हमारे पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेंगे। तो मतलब उनके पास ना फूड अच्छा होगा, ना सैनिटेशन अच्छा होगा, ना हाउसिंग अच्छा होगा, ना क्लॉथिंग अच्छा होगा, या उनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं होगी, यहाँ तक कि एजुकेशन और हेल्थ तक अच्छा नहीं होगा। हेल्थ की बात करें तो सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने तो देखने के नाम पे बड़े बड़े हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगा दिए, मगर लूटने के लिए हर एक हॉस्पिटल के बाहर एक मेडिकल की दुकान जरूर खोल के रखी है। मेडिकल की जो दुकान होती है प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट उसमें दवाई अपनी कोई सब्सिडी वगैरह नहीं देती। गरीब आदमी बेचारा महंगी महंगी दवाई, 2 रुपए की दवाई 100 रुपए में खरीद करके लाता है। वहीं अगर हम लोग हाउसिंग की बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से 1.77 मिलियन जो है हमारे देश के लोग जो है बेघर हैं। उत्तर प्रदेश में 30 लाख घरों की कमी है और महाराष्ट्र में 19 लाख घरों की कमी है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा है, वो भी 2011 का। अब तक कि हमारे पास नया कोई ऐसा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं जो बता सके कि कितने लोग बेघर हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने सेंसस नहीं कराया है। वहीं अगर एजुकेशन की बात करें तो 2.9% यहाँ से हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है। सोचिए कितनी शर्म की बात है। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट
स्कूल दोनों के जोड़ दें तो 2.83% जो हमारे स्कूल हैं उनके पास टॉयलेट नहीं है। अप्रॉक्स 4.30% स्कूलों के पास तो बॉयज टॉयलेट नहीं है और 11% स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है और 7.2% स्कूलों में तो बिजली तक नहीं आती है और 17 कुछ परसेंट स्कूलों में तो ग्राउंड नहीं है। लिटरेसी रेट टोटल 74 है और वुमेन का 65% कुछ ही है। इंडिया टुडे की अगर बात हिसाब से जो है अब तक की 2019 से लेके अब तक की कुल 64 मेजर पेपर लीक हो चुके हैं। अप्रॉक्स लगभग 42.5% जो हमारे यूजी पीजी करने वाले स्टूडेंट हैं इनको रोजगार की गारंटी नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड है, इनके पास जॉब नहीं है। वहीं आईएलओ की रिपोर्ट की माने तो हमारे देश में अप्रॉक्स 83% युवा जो है बेरोजगार है। और हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही ना करिए, सुभान अल्लाह। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही राजस्थान में पूरी की पूरी छत ढह गई जिसकी वजह से मासूम 7 बच्चों की जान चली गई। वहीं उत्तर प्रदेश में रिसेंट में ही बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, सीलिंग जो है गिर जाती है और 4 बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं अगर हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 17.8% जो वुमेन है वो अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क में लगा देती हैं। अप्रॉक्स 53% ही जो वुमेन है वो बाहर काम करने जाती हैं, मतलब 47% हमारे देश यानी कि आधी आबादी तो काम ही नहीं करने जाती, बाहर इन्वॉल्व ही नहीं होती। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी रैंक 170 कंट्रीज में से 128 है। सोचिए जो कंट्री दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, पीपीपी के मामले में तीसरे नंबर की कंट्री हो, जीडीपी के मामले में जापान को क्रॉस करके चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत आज वुमेन इक्वालिटी के नंबर कंपैरिजन में 128 नंबर पे आता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से अप्रॉक्स 2,45,456 जो केसेस है वो वुमेन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 31,516 जो केसेस हैं वो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं। हमारी जो 1% की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 40% वेल्थ को कंट्रोल करती है, वहीं 10% की पॉपुलेशन 72-72.5% जो है वेल्थ कवर करती है। जो हमारा मेजर जो 5वां चैलेंज है जो कि हमारी कंट्री को ग्रोथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वो हमारे देश के टैक्सेस। अप्रॉक्स हमारे देश की जो हर एक व्यक्ति की जो इनकम का 50 से 60% तो अकेले खुद सरकार लेके जाती है, 30% लगभग जीएसटी में खा जाती है और जो बाकी बचता है इनकम टैक्स में लेके चले जाते हैं, प्लस स्टेट टैक्स, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स, प्लॉट टैक्स, ठकाना टैक्स। तो हमारे देश में जो है टैक्सेस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हमें अपने टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि लोगों की सेविंग बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर सके और उससे हमारी ग्रोथ बढ़े। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो देखिए अगर सॉल्यूशंस की बात करें सबसे मेजर सॉल्यूशन है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमारी गवर्नमेंट को इंटरवील करना ही होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट चीजों में इंटरवेंशन नहीं करेगी तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। एग्जांपल तो बताता हूं, आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे डिस्करेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को खुद पैसा लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवील करना पड़ेगा। मोबाइल इंडस्ट्री में हमारा देश बहुत ज्यादा वीक है। हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मामले में तो नंबर 1 पे आते हैं, मगर वहीं अगर हम हार्डवेयर की इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा देश हार्डवेयर इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। हम सॉफ्टवेयर तो बना लेते हैं मगर हम डेस्कटॉप नहीं बना पाते हैं। तो हमें अपने आप को उस चीज में गवर्नमेंट को इंटरवील करना पड़ेगा ताकि हम इस इंडस्ट्री में भी तेज हो। इसी और अगर हम अपने आप गवर्नमेंट हमारा इन चीजों में इंटरवेंशन करती है तो ट्रम्प जैसे जिन्होंने 25% टैरिफ लगाया है, भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी लोहे की तरह मजबूत खड़ी रहेगी। जो हमारी चौथा मेजर चैलेंज है हमारा गवर्नेंस। हमारे गवर्नेंस में बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाला। आज हमारा गवर्नेंस एक बूढ़ी बैसाखी की तरह हो गया है जिसको बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज हमें अपने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज लाना पड़ेगा, तभी हम अपने गवर्नेंस को और ज्यादा इफेक्टिव कर पाएंगे। अगर हम अपने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ले आए तो हमारा गवर्नेंस और अच्छा हो जाएगा। हमें अपने गवर्नेंस में नए नए रूल्स आने होंगे, प्लस हमें अपने ऑफिसर्स में फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी, फीलिंग ऑफ पेट्रोलिज्म भरना ही पड़ेगा। जब तक हमारे ऑफिसर्स में, हमारे एम्प्लॉयज में नेशनलिज्म और पेट्रोलिज्म कैसे से नहीं भरेगा तब तक हमारा देश अच्छे से नहीं चलेगा। आप जानते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट हमारा इतना साफ सुथरा क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों में, वहां की
मिलिट्री में पेट्रोटिज्म है, फीलिंग है पेट्रोटिज्म की, नेशनलिज्म की। तो हमें उसी तरीके से अपने हर एक एम्प्लॉय में, हर एक ऑफिसर में, हर एक पुलिस अधिकारी में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भरना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं वो करप्शन करना बंद कर दे, हमारा गवर्नेंस अच्छा हो जाए। दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की, जिससे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि हम लोग 2047 तक अपनी इकोनॉमी को एक डेवलप इकोनॉमी के रूप में बदल सकें। तो देखिए, हमें सबसे पहले अपने गवर्नेंस में रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमारी जो देश है, हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है, जिसका सबसे बड़ा संविधान है, मगर उस देश में गवर्नेंस पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता। आज भी हमारे पुलिस स्टेशन में बलात्कार हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। देखिए, जहां पे जिस जगह हमारे देश के सिटीजन्स को, नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, वहां पे हमारे देश की महिला, हमारी देश की मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। इलाहाबाद कोर्ट ने 2016 के नियर अबाउट ही प्लास्टिक बैन करने के लिए ऑर्डर दे दिए थे, बट अभी तक अब हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में प्लास्टिक बैन नहीं हो पाया है। तो हमें अपने जो लॉज हैं उसमें इंप्लीमेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश की गवर्नेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। नंबर 2, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें अपने गवर्नेंस में अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी हम अपने गवर्नेंस को और अच्छा इफेक्टिव कर पाएंगे। उसको हमें ई गवर्नेंस से इंटरलेट करना पड़ेगा, चीजों को सिंगल विंडो सेटअप करना पड़ेगा। आज भी अब कोई भी छोटा काम कराने के लिए हमें 72 ऑफिस तक जाना पड़ता है। हमें एक डाइवर्सिफाइड, जितने भी हमारे नियम है जो डाइवर्सिफाइड है एक काम को कराने के लिए, इनको एक सिंगल विंडो पे ला करके इन्हें परफेक्ट करना पड़ेगा, रूल्स को आसान करना पड़ेगा, तब हम अच्छे से अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके गवर्नेंस में रिफॉर्म ला पाएंगे। हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट, हमारा देश का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, यही एक ऐसी जड़ है जिसकी वजह से हम हमेशा अपने बजट में डेफिसिट आते हैं। अपने पूरे ओवरऑल इंपोर्ट का अप्रॉक्स 25% जो इंपोर्ट है वो सिर्फ हम लोग क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल ही इंपोर्ट करते हैं। तो हमें उस चीज को कम करना पड़ेगा। अगर हम अपने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कम कर ले जाएं तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो डेफिसिट इकोनॉमी से एक सरप्लस इकोनॉमी में जा पाएगी। करंटली जो हमारी भारत सरकार है वो इथेनॉल ब्लेंड कर रही है तेल के अंदर, जिससे कि अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सके और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव कर सके। जो हमारा इथेनॉल है वो हमारी कंट्री में सर ही मैन्युफैक्चर हो जाता है, और जो हमारा ऑयल है उसे में इंपोर्ट करना है, उसमें अगर हम ब्लेंड कर देंगे तो हमारी जो वो इंपोर्ट बिल है रिड्यूस हो जाएंगे और हमारे फार्मर्स को भी प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, चौथा है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। किसी भी सेक्टर में अगर जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वहां पे हमारी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा, पीपीपी के थ्रू यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, या खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके इंटरवीन करके हमें हमारी गवर्नमेंट को इंटरवीन करवाना होगा। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां पे हमारा प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से लैग कर रहा है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत मजबूत है, बट हार्डवेयर इंडस्ट्री में हम एकदम कमजोर है। तो जहां पे हार्डवेयर इंडस्ट्री में, जहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जहां पे प्राइवेट प्लेयर जहां डिस्करेज कर रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करके, गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्ट करके करके उस इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा। उसके बाद वो अलग की बात है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेल कर दे, कुछ भी कर दे, बट इनिशियल फेज में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा, तभी वो पर्टिकुलर जो सेक्टर है हमारा वो बूस्ट हो पाएगा और वो हम लोग अपनी इकोनॉमी को 2047 से डेवलप इकोनॉमी के रूप में बदल पाएंगे और देख पाएंगे। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, हमारे देश में लाल फीताशाही बहुत चलती है। लाल फीताशाही मतलब होता है जब तक कोई नेता पर्टिकुलर काम को इनॉग्रेट नहीं करेगा या फिर परमिशन नहीं देगा वो चीज नहीं बढ़ेगा, जिससे कि हमारे देश के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है डिलेज चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को जो डिलेज चल रहे हैं इनको हमें रिमूव करने के लिए लाल फीताशाही को खत्म करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को एक्स्ट्रा पावर देनी होगी ताकि वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशन के हिसाब से खुद अपने डिसीजन ले सकें और चीजों को इंप्रूव कर सके, इजी कर सके, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्पीड में ग्रो हो। और लास्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल टाइज यानी कि डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी किसी भी कंट्री को रन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, अगर मेरे पास अच्छा दोस्त है तो मुझे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाल देगा। सेम वही काम इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी करती है। आज रशिया भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या स्पेस का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, जिससे कि हमें कोई टेंशन नहीं रहती। इसीलिए इसी तरीके से हमें अपने इंटरनेशनल टाइज को डिप्लोमेसी को
बाकी देशों से और भी बेहतर करने होंगे, ताकि जो है हमारे और भी सारे रूट्स खुल सके, हमें ट्रेड में जो है कुछ कंसेशन मिल सके, हम अच्छे से दूसरे देश में व्यापार ताकि कर सके, हमें ट्रेड में टैरिफ में छुटकारा मिल सके। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प बाबा जो है जान पे पीछे पड़े हुए हैं, भारत के 50% ठोक करके रखा हुआ है टैरिफ। अगर हमारे अमेरिका से यूएस में अच्छे रिलेशन होते, बुरे ना होते, तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, जिससे हम चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, बहुत जल्दी 5 की अवस्था बन जाते। बट डोनाल्ड हमारे डिप्लोमेटिक टाइज यूएस से खराब होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट झेलने पड़ रहे हैं। वो अलग की बात है, इंडिया सर्वाइव कर रहा है, इंडिया उनको फेस कर रहा है, फाइट कर रहा है, बट अगर ये चीज ना होती, हमारे टाइज अच्छे होते, तो हमें ये चीजें फेस ना करनी होती। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादातर लोगों को शेयर करिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं।